हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। बच्चों, आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आपकी जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला अध्याय मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसे हम पूर्ण कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने बात करी कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। इसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हमने चर्चा करी। बच्चों, इसके बाद पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, ग्रिफिथ टेलर का रुको और जाओ सिद्धांत के बारे में हमने बात करी। बच्चों, इसके बाद समय के गलियारों से मानव भूगोल के बारे में हमने चर्चा करी, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग समय में किस प्रकार से मानव भूगोल का विकास एक विषय के रूप में हुआ। फिर हमने मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्रों के बारे में जाना। बच्चों, आज हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो बच्चों, क्या आप विश्व की कल्पना कर सकते हैं बिना लोगों के? नहीं ना, क्योंकि ये लोग ही तो हैं। रियल वेल्थ होते हैं, धन होते हैं। तो ये जो जनसंख्या है किसी भी देश की, यही किसी भी देश का असली संसाधन होता है, जो बाकी सभी संसाधनों का उपयोग करता है, नई नई नीतियां तैयार करता है। तो बच्चों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए आप देखेंगे कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो बच्चों, किसी भी देश की उन्नति में जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं ना कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या आप नहीं जानना चाहते इस बढ़ती हुई जनसंख्या के विषय में? तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या। हमारा मेन फोकस होगा जनसंख्या पे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं, बहुत सारी नई नई बातों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारी मुख्य चर्चा के विषय कौन से हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व के बारे में हम जानेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जब हम ये टॉपिक लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि आखिर जनसंख्या है क्या। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चों, एक निश्चित अवधि में किसी भी विशेष क्षेत्र, नगर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं, जिसे आम भाषा में हम आबादी भी कहते हैं। अब इसको मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी। अब जब हम बात करते हैं किसी नगर की, तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देती हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या लगभग 84 लाख थी। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या से हमारा क्या अभिप्राय है। अब बच्चों, आप देखेंगे कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक थी और वर्तमान समय में हमारे विश्व की जनसंख्या ने 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक महान वक्ता हैं, निबंधकार हैं, राल्फ वाल्डो इमर्सन, इनकी कही एक बात बताना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि सोने से नहीं बल्कि एक राष्ट्र को, उसमें रह रही महिलाएं और पुरुष मजबूत बनाते हैं, महान बनाते हैं। यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि किसी भी देश का असली धन उस देश में रह रहे लोग होते हैं। ये असली संसाधन होते हैं जो अन्य सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, नई नई पॉलिसीज तैयार करते हैं।
तो किसी भी देश के जो मजबूत स्तंभ हैं वो उस देश की जनसंख्या होती है ना। तो किसी भी देश की पहचान उस देश की जनसंख्या से होती है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी देश में कितने पुरुष रहते हैं, कितनी महिलाएं रहती हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और क्यों होती है, फिर ये लोग कहाँ रहते हैं, कितने गांवों में रहते हैं, कितने नगरों में रहते हैं, क्या काम करते हैं, इनकी जीवन आजीविका क्या है। इसके बाद कितने इसमें निरक्षर हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, और कितने साक्षर हैं। बच्चों इन सभी चीजों का अध्ययन हम जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। आइए बच्चों इसके आगे देखते हैं। अब आता है बच्चों आपका जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? आपका जो भूपृष्ठ है, भूभाग, इस पर आपकी पॉपुलेशन किस तरह से वितरित है या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम कहते हैं जनसंख्या का वितरण। अब आप देखेंगे कि बच्चों विश्व में आपकी जो जनसंख्या का वितरण है ये असमान है। तो यहाँ पर जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की पॉपुलेशन के संबंध में एक बहुत जरूरी बात कही। इन्होंने कहा कि एशिया में अधिक स्थानों पर आप कम जनसंख्या पाएंगे और कम स्थानों पर आप बहुत अधिक जनसंख्या पाएंगे। विश्व की जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में बच्चों इनका ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप विश्व में देखेंगे बच्चों कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर जनसंख्या कम है और बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो आशा करती हूं कि जनसंख्या वितरण से हमारा क्या अर्थ है ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में। अब बच्चों जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी भी देश की जनांकीय विशेषताओं के बारे में जानने में हमारी हेल्प करते हैं। जनांकीय विशेषताएं जैसे आपका लिंग हो गया, एज हो गई, शिक्षा आ जाता है, इसमें व्यवसाय आ जाता है, निवास स्थान, जीवन प्रत्याशा आदि कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने में हमारी हेल्प करता है। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे आप लोग यूँ समझिए कि हम ह्यूमंस, हमें टेंडेंसी होती है कि हम सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ फॉर्म करके रहना पसंद करते हैं। तो हम इन्हें कैसे बेटर तरीके से सर्व कर सकते हैं? बेटर एजुकेशन प्लानिंग से, बेटर हेल्थ प्लानिंग करके, बेटर हाउसिंग प्लानिंग करके, बेटर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग करके, बेटर फूड सप्लाई की प्लानिंग करके, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप का अध्ययन अच्छे से करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं इस चित्र को। इस चित्र में विश्व के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के बारे में आपको पता लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका चाइना। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी चाइना की पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आपका इंडिया आता है। तीसरे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। पांचवें नंबर पर आपका ब्राजील आ जाता है। छठे नंबर पर पाकिस्तान है। सातवें नंबर पर नाइजीरिया है। आठवें नंबर पर बांग्लादेश है। 9वें नंबर पर रूस है और 10वें नंबर पर मेक्सिको है। तो बच्चों जो टॉप 3 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया और यूएसए, ये आपको फिंगर्स पे याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2 ऐसे देशों के नाम लिखिए जिनकी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं? चीन और भारत। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। हम बात कर रहे थे विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप के बारे में, जहां मैंने आपको बताया बच्चों कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है ये असमान है। अब आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको यूं समझिए कि जो हमारे विश्व का 10% लैंड एरिया है, इस 10% के लैंड एरिया में
90% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। तो अब आप कल्पना करिए कि कितना सारा लैंड है, फिर भी सिर्फ 10% के लैंड एरिया में आपको 90% पॉपुलेशन मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ पर बच्चों में एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि विश्व के वो क्षेत्र जो रहने योग्य हैं, ये आपके इक्यूमीन रीजन्स कहलाते हैं, और वो क्षेत्र जो रहने योग्य नहीं है, इन्हें हम नॉन इक्यूमीन रीजन्स कहते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि विश्व के 10% लैंड एरिया में आपकी 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिसाइड करती है, रहती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि विश्व के जो 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो ये जो 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, आइए एक बार हम इसे वर्ल्ड मैप पे भी लोकेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पे आता है आपका चाइना, नंबर 2 पे आता है आपका भारत, नंबर 3 पर आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर आता है बच्चों आपका इंडोनेशिया का भाग। ठीक है, नंबर 5 पर है आपका ब्राजील, नंबर 6 पर आता है आपका पाकिस्तान, नंबर 7 पर आता है आपका नाइजीरिया, नंबर 8 पर आता है आपका बांग्लादेश, नंबर 9 पर आता है आपका रूस, और नंबर 10 पर आता है आपका मेक्सिको। तो ये 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। अब बच्चों इन 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में 6 देश जो हैं वो आपके एशिया महाद्वीप का हिस्सा हैं। तो अब इस मैप पे आप वो 6 देश जो एशिया को बिलोंग करते हैं उन्हें पहचान सकते हैं। तो वो कौन से 6 देश हैं जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा हैं? रशिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और इंडोनेशिया। तो ये 6 वो देश हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है और ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो बच्चों भूमि के प्रत्येक इकाई में रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जनसंख्या है और भूमि के आकार है, इसके बीच के अनुपात को समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम इसे सामान्यतः प्रति इकाई क्षेत्र वर्ग में पाए जाने वाले लोगों की संख्या के रूप में पॉपुलेशन डेंसिटी को मापते हैं। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक चित्र लगा हुआ है, इस चित्र से आप पॉपुलेशन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लैंड है, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर है। अब इसमें जितने भी लोगों की संख्या पाई जाएगी ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व का सूत्र दिया हुआ है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या भाग क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला है। आइए एक एग्जाम्पल से हम इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई रीजन है X और यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो हम 100 को नीचे लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल नीचे रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों जो आपकी जनसंख्या है मान लीजिए वो 1,50,000 है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ऊपर है तो आपने जनसंख्या को ऊपर लिखा हुआ है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आया कितना? 1500। तो आपका जनसंख्या का घनत्व कितना हो गया बच्चों? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको जनसंख्या घनत्व का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व के बारे में, यानी कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों अलग अलग जनसंख्या का घनत्व है। अब यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले कॉलम में आपके क्षेत्र हैं, दूसरे कॉलम में आपकी जनसंख्या 2018 की आ जाती है, तीसरे कॉलम में आपको भू क्षेत्र पता लगता है, फिर आपको जनसंख्या का घनत्व बताया जा रहा है व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, और फिर आपको विश्व में भाग पता चल रहा है इन क्षेत्रों का परसेंटेज में। तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे कि एशिया का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। यहां आपको 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे। विश्व में कितना भाग है प्रतिशत में एशिया का? 59.5%। बारी आती है अफ्रीका की। अफ्रीका में जनसंख्या का घनत्व है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना विश्व में भाग है अफ्रीका का? 16.9%। फिर हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में जनसंख्या का घनत्व है 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में जो इसका भाग है प्रतिशत में वो है 9.7%। फिर आता है आपका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन। इनका जो जनसंख्या का घनत्व है वो है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में इनका प्रतिशत में भाग है 8.5%। फिर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और विश्व में इनका भाग है 4.8%। फिर आता है आपका ओशिनिया। ओशिनिया का जनसंख्या घनत्व है 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और विश्व में भाग है ओशिनिया का 0.5%। अब बच्चों इस टेबल को देखकर आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ है? एशिया में। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किन्हीं दो ऐसे क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप एशिया लिख सकते हैं, अफ्रीका लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब बच्चों जैसे मैंने बोला कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है आपका भौगोलिक कारक, जिसमें हम जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाओं के बारे में बात करेंगे। फिर आता है दूसरे नंबर पर आपका आर्थिक कारक, जिसके अंदर हम खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे। और बच्चों तीसरे नंबर पर आता है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम भौगोलिक कारक देखते हैं। नंबर 1 पर आता है आपकी जल की उपलब्धता। अब बच्चों ये तो आपको पता है कि जल जीवन का आधार है, तो ज्यादातर लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां जल उन्हें आसानी से उपलब्ध मिल जाए। अब जल के कौन कौन से यूजेस हैं? जल को हम बहुत सारे घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना, है ना, नहाना, पोछा लगाना। फिर बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूजेस में भी हम जल का उपयोग करते हैं, जैसे फसलों को पानी देना, सिंचाई का काम करना, पशुओं को पानी देना। फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस आ जाते हैं पानी के, जिसमें हम धुलाई का कार्य करते हैं, फैब्रिकेटिंग और प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं पानी से। फिर इसमें आपका नौ संचालन आ जाता है, जिसमें आपके जहाज और नाव चलते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि वो क्षेत्र जहाँ पर आपको जल आसानी से मिल जाता है, यहाँ आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी। अब ऐसे कौन से क्षेत्र हैं बच्चों? इसमें जो आपकी नदी घाटी के क्षेत्र हैं, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या हमेशा से पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत का गंगा नदी का घाटी क्षेत्र, आपका चीन का हुआंगहू नदी घाटी क्षेत्र आ जाता है, आपका पाकिस्तान का सिंधु नदी घाटी क्षेत्र आ जाता है। यहाँ बच्चों बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है।
फिर आता है बच्चों आपका भू आकृति। अब भू आकृति में आप देखेंगे कि आपके घाटी आ जाते हैं, मरुस्थल आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, आपके प्लेन्स आ जाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं या मंद ढाल वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर आप परिवहन को विकसित कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे हाथ पर अगर हम पहाड़ लेते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो परिवहन को विकसित करना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आरंभ में जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें डेवलप करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन क्षेत्रों में है? जो मैदानी क्षेत्र हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन भारत का, जो आपका भारत का गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे आपके हिमालय के जो पर्वतीय भाग आ गए, यहाँ पर आप जनसंख्या कम पाएंगे। मरुस्थलों में आप देखेंगे कि जो आपका भारत का थार मरुस्थल है या अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर आप जनसंख्या कम पाएंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। फिर आती है जलवायु। अब बच्चों लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां की जलवायु सम है, अच्छी है। ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे जहां बहुत ठंडी पड़ती है या बहुत गर्मी पड़ती है या जहां बहुत बारिश होती है, ठीक है। अब जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। यहाँ बहुत ज्यादा तापमान होता है, बहुत वर्षा होती है, तो यहाँ पर आपको जनसंख्या कम मिलेगी। फिर आते हैं आपके शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल। अब शीत मरुस्थल में तापमान बहुत कम रहता है, उष्ण मरुस्थल में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, तो यहाँ भी आपको जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा। लोग रहना कैसे स्थानों पे पसंद करते हैं? जैसे कि आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश आ जाता है, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, इसके आसपास के जो प्रदेश हैं जैसे कि आपका इटली है, स्पेन है, ग्रीस है, यहाँ आपको ज्यादा जनसंख्या मिलेगी क्योंकि यहाँ की जलवायु सुखद है और सम है। फिर बच्चों आता है आपका मृदाएं। अब लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी तरह की कृषि का काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का उद्योग लगा सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। दूसरे हाथ पर ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी फर्टाइल नहीं है, यहाँ पर आप जनसंख्या कम पाएंगे। अब जैसे कि जब हम भारत का गंगा मैदान का क्षेत्र लेते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र लेते हैं, तो यहाँ पर आप जनसंख्या ज़्यादा पाएंगे, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर लोग गहन कृषि का कार्य कर रहे हैं। आप कई तरह की फसलें यहाँ पर लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे से विकसित कर सकते हैं। दूसरे हाथ पर जो आपका रेगिस्तानी भाग है, यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? बहुत सैंडी होती है, तो यहाँ आप ज़्यादा एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज़ का काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे खाली कुछ ही एक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बुशेज हैं या कैक्टस हैं, नागफनी के पेड़ हैं, ये सब आपको वेजिटेशन में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक कारक। बच्चों इसमें आपका खनिज आ जाता है। अब आप देखेंगे कि जो खनिज हैं, जिन क्षेत्रों में खनिज पाया जाता है, ये इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रीज बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करती हैं, तो यहाँ पर जो आपके स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये आते हैं और सघन रूप से बस जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अफ्रीका का कटंगा ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट। फिर आप भारत में देखेंगे कि जो आपका बच्चों दक्षिण का पठार है, जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली आयरन ओर। तो यहाँ पर बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो या फिर इधर आपका झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नगरीकरण की। बच्चों नगरीकरण में क्या होता है कि लोग गांव से नगरों की ओर आते हैं, क्योंकि नगरों में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल की सुविधा है, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। गांव में गरीबी है, कृषि का काम है या फिर कुटीर उद्योग है, तो यहाँ गरीबी है, तो बेटर लाइफ की तलाश में ये लोग शहरों में आते हैं और शहरों का साइज बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं नगरीकरण। उदाहरण के तौर पर हमारे भारत में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क,
तो ये ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक कारक में औद्योगिकरण आता है, इंडस्ट्रीज। बच्चों इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल बेल्ट्स आपके जॉब क्रिएट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, तो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना कि सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स बल्कि और भी लोग जैसे कि बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जापान का जो ओसाका कोबे इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये बहुत ही सघन रूप से बसा है। हमारे भारत के बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, जैसे मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट है, हुगली बेल्ट है, आपकी छोटा नागपुर प्लाटो रीजन की बेल्ट है, ये सघन रूप से बसे हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब बच्चों ऐसे स्थान जिनका अपना एक सामाजिक, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर लोग धर्म और संस्कृति की वजह से रहने के इच्छुक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत में आप देखेंगे कि हरिद्वार है, काशी है, यहाँ लोग गंगा में स्नान करने आते हैं, टेम्पल्स विजिट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पंजाब का अमृतसर है जो कि गोल्डन सिटी ऑफ पंजाब कहलाती है, आपकी कलकत्ता है वेस्ट बंगाल की जो कि कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि धर्म और संस्कृति की वजह से लोग सघन रूप से बसे हुए हैं। अब बच्चों ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से अशांत हैं, जहाँ पे उथल पुथल है, उपद्रव है, यहाँ पर आप जनसंख्या कम पाएंगे। ऐसे क्षेत्र जिनके बॉर्डर्स पे आतंकवादी गतिविधियां हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र हो गया, या फिर इधर आप देखेंगे कि जो आपकी नक्सलाइट एक्टिविटीज हैं जो आपके मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में हैं, यहाँ आप जनसंख्या कम पाएंगे। साथ ही साथ बच्चों आप ये भी देखेंगे कि जो आपकी सरकार है ये प्रोत्साहन देती है, इंसेंटिव्स देती है कि लोग कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाकर बसें, ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को छोड़ दें। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दूंगी अलास्का का। अलास्का की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन देती है, इंसेंटिव्स देती है कि ये लोग यहीं पर रहें परमानेंटली, अलास्का को छोड़कर वो लोग बाहर ना जाएं। तो बच्चों ये वो कारक हैं जो आपकी विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों इसके बाद मैंने आपको गृह कार्य दिया है, 2 प्रश्न आपके अति लघु के, 2 प्रश्न आपके लघु के और 1 प्रश्न आपका विस्तृत का है। जरूर अपना होमवर्क करिएगा बच्चों अच्छे से।